गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका हम लोगों ने एक वीडियो पहले देख लिया था। उसी के दूसरे वीडियो में दूसरे भाग में वैश्वीकरण क्या है तथा संभव बनाने के कारण, इसी का दूसरा है विदेश व्यापार व विदेशी निवेश का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन WTO, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव व न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण क्या है? वैसे तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण व्यापार का विभिन्न देशों में फैलना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन्होंने अलग अलग देशों पर अपना नियंत्रण कर रखा है और बाकी अन्य देशों में भी अपने उत्पादन को वो बेच रही है। साथ ही वह ऐसे छोटे उत्पादक हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण जमा रही है और उन छोटे उत्पादकों से अपना माल स्वयं लेकर वह अन्य देशों में पहुंचाने का कार्य करती है। व्यापार की दृष्टि से विश्व का एक गुना ही वैश्वीकरण कहलाता है। साथ में इसे संभव बनाने के कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो संभव बनाने के कारण है सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार प्रौद्योगिकी और भी अन्य प्रौद्योगिकियां हैं जिससे कि वैश्वीकरण संभव हो पाया है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित भी किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियां तथा वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को भी कम लागत पर संभव किया। जैसे कि परिवहन से पहली बात तो ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और ये संभव किसके द्वारा हो पाता है? ये परिवहन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो परिवहन से ही हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो संभव वैश्वीकरण को संभव बनाने का कारण है सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी प्लस परिवहन की व्यवस्था होने के कारण ही ये ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो पाया है कि आज जो भारत में चीज़ मिल रही है वह चीज़ आज चीन में, एशिया में, संपूर्ण एशिया में, संपूर्ण अमेरिका में, संपूर्ण अफ्रीका में, आप किसी भी मार्केट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको वही चीज़ इतने ही पैसों में मिलेगी। तो ऐसा ही वैश्वीकरण को संभव बनाने के ये कुछ कारक हैं जिसमें आप अपन और भी जोड़ सकते हैं। इंटरनेट सुविधाएं, दूरसंचार, कंप्यूटर और भी तेजी से जो काम करते हैं, मोबाइल फोन, फैक्स के द्वारा सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम होती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहाँ जो कुछ भी आप जानते हैं लगभग उसकी जानकारी सारी प्राप्त करते हैं। सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं। अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। आपको ये इतना पता ही होगा बच्चों कि हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। आज हम जो वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी किसके माध्यम से हो पा रहा है? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे। तो ये सब जो संभव ज़्यादा से ज़्यादा हो पाया है, इसमें इंटरनेट का बहुत ही बड़ा हाथ है। इंटरनेट के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया है। दूसरा हमारा टॉपिक है विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश का उदाहरण। तो देखो, विदेश में व्यापार करना, नाम में इसका अर्थ है विदेश व्यापार, विदेश में व्यापार करना। विदेशी निवेश, विदेश में निवेश करना या विदेशी, हमारे यहाँ पर जो निवेश करते हैं उसे विदेशी निवेश कहते हैं। निवेश किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसमें लगाया गया धन या फिर हम लोग जिसमें जैसे कि मशीनें वगैरह है, कच्चा माल है, वो सारा उसका निवेश कहलाता है। तो निवेश का उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब होता है सरकार कुछ समय पहले या हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब सरकार ने क्या कर दिया था कि हम लोगों को विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदना, इसलिए सरकार ने उसके ऊपर
जैसे कि चीन से खिलौने हमारे भारत में आ रहे हैं। अब आएंगे तो उसके ऊपर अवरोधक लगा दिया क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। जब वो सीमा शुल्क देगा तो चीन के खिलौने जो 5 रुपये में बिक रहे हैं वो प्लस सीमा शुल्क हो जाएगी। तो सीमा शुल्क में उन्होंने जितने पैसे दिए वो प्लस करके अगर भारत में बेचेंगे तो वो सभी के लिए महंगे पड़ेंगे, और जब महंगे होंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जब लोग नहीं खरीदेंगे तो चीन के खिलौने भारत में आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो सरकार ने अपना दिमाग लगाया कि अगर विदेशी चीज़ों को हम भारत में लाना चाहते हैं और नहीं लाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर अवरोधक लगा सकते हैं। अगर अवरोधक ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए तो शायद हो सकता है भारत में जो छोटे मजदूर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सामग्री को स्वयं उत्पादित करके स्वयं यहाँ पर बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जब विदेशी चीज़ें भारत में आएगी ही नहीं तो हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी चीज़ों का यहाँ उपयोग कैसे हो पाएगा? हमारे यहाँ के लोग देसी चीज़ों को ही खरीदेंगे। तो इसी तरीके से विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण किया गया। तो इस हम लोगों ने उदारीकरण अवरोधक पढ़ा है, अब अवरोधक का उल्टा है उदारीकरण। अब सरकार ने सोचा कि ये अवरोधक लगाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आज विश्व जो है, प्रत्येक देश जो है वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब भारत को भी प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। सन 1950-51 सन 1961 से भारत को लगा कि हमें उदारीकरण को अवरोधक को हटा देना चाहिए। सन 1991 से सरकार को लगा कि हमें इसी समय उदारीकरण को हटाना चाहिए, नहीं तो विश्व स्तर पर हमारा देश पीछे रह जाएगा। इसी तरीके से सरकार ने सन 1991 को हमारा जो ये अवरोधक था वो पूर्ण रूप से हटा दिया, प्रतिबंध हटा दिया, जिससे कहते हैं उदारीकरण। प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। तो उदारीकरण से भारत में वो सारी वस्तुएं आने लगी जो पहले नहीं आ रही थी। मतलब कि देश आज़ाद होने से पहले आ रही थी, परंतु देश आज़ाद होने के बाद में सरकार ने अवरोधक लगा दिया और कुछ समय बाद में सरकार को लगा कि नहीं, अवरोधक लगाना ठीक नहीं है। इसीलिए सरकार ने अवरोधक नहीं हटाकर उदारीकरण की व्यवस्था कर दी ताकि कोई भी किसी भी देश की चीज़ें जो है वो भारत में आसानी से आ सके और लोग उसका उपयोग भी कर सके, भारत भी उसका जो है प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार द्वारा अवरोधकों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया? मोस्ट है प्रश्न आ सकता है, उदारीकरण किसे कहते हैं? तो सरकार द्वारा अवरोधक की प्रक्रिया को, प्रतिबंधों की प्रक्रिया को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। उदारीकरण समझ में आ गया? चलते हैं आगे। तीसरा हमारा है विश्व व्यापार संगठन WTO। देखो यह एक ऐसा व्यापार संगठन है, ये विश्व व्यापार संगठन जो कहता है कि हमें अवरोधक नहीं लगाना है, अवरोधक किसी भी देश में नहीं होने चाहिए। ये कहता है कि संपूर्ण विश्व में उदारीकरण होना चाहिए। उदारीकरण के माध्यम से अगर व्यापार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा माल पहुंचाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें पहुंच सकती है जो लोगों ने कभी नहीं देखी या ये काम में नहीं ली। इसी तरीके से विश्व व्यापार संगठन कहता है संपूर्ण विश्व में उदारीकरण होना आवश्यक है। यह संपूर्ण विश्व में प्रतिबंधों को हटाता है। किसी भी देश में प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसको हटाने का काम जो है WTO करता है। बच्चों WTO आए तो भी प्रश्न होगा वो है, विश्व व्यापार संगठन आए तो भी प्रश्न होगा वो है। WTO शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए ये भी पूछ सकते हैं WTO किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं। प्रश्न मोस्ट है, ये प्रश्न आपके आएगा, याद करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन जो है एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों को पहल कर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा इसमें कुल 160 देश जुड़े हुए हैं। 160 देश जो है अभी जुड़े हुए हैं, वो इसकी पालना कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन में किस तरीके
उदारीकरण को अपना रहे हैं और अवरोधकों को हटा रहे हैं। तो इसमें 160 देश जो है वो शामिल हैं। चौथा हमारा है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव तो पड़ा, परंतु कैसे? अच्छा पड़ा या बुरा पड़ा? वैश्वीकरण कैसा होना चाहिए था और कैसा हुआ? विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की। इसका लोगों के जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहली बात तो ये है, जो लोग गरीब थे वो बहुत ही गरीब होते चले गए, जो अमीर थे वो बहुत ज्यादा अमीर होते चले गए। जिनके पास में पहले से धन था उन्होंने निवेश किया, जिससे उनकी जो है और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई पैसों में। जिनके पास बिल्कुल भी नहीं था, वो छोटे किसान थे, उनको और वैश्वीकरण की मार सहनी पड़ी। छोटे उत्पादककर्ता या तो विश्व से प्रतिस्पर्धा करो या फिर नष्ट हो जाओ, यह चीज वैश्वीकरण के अंतर्गत कही गई, जिसके कारण ही विश्व में यह असर कहीं पर तो अच्छा पड़ा, कहीं पर यह ठीक नहीं पड़ा। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हो। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता, कम कीमत से लाभान्वित भी हो रहे। परिणाम तो ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन का यापन, उच्चतर जीवन स्तर का आनंद भी ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ यह है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे कि सेलफोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठंडे पेय पदार्थों और जन खाद्य पदार्थों का बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। दूसरा, अनेक शीर्ष कंपनियां बढ़ी भी हैं, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादक प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मार्गों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित भी किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग भी बनाया है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, डेल टैक्सी है, एशियन पेंट्स है, सुंदरम फास्टनर्स है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण में सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे ही छोटे उत्पादक या तो नष्ट हो जाओ या फिर विश्व से प्रतिस्पर्धा करो। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। पांचवा हमारा है न्याय संगत वैश्वीकरण। देखो, हम लोग देखते हैं कि कहीं पर धनी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धनी होते गए हैं, वो अब पहले से अच्छी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि एक तो वो अपने लिए उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, एक अपने जो है पैसे रेट जो है वो अपनी तय नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बड़े उत्पादककर्ता कहते हैं वो रेट उनको तय करनी पड़ती है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए सरकार की मदद चाहिए। अब सरकार की मदद कैसे चाहिए कि सरकार उसमें कुछ न कुछ कार्य में सुधार करेगी, ताकि वो लोग भी कुछ विश्व के स्तर के जो भी व्यापार है उसमें प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो पाएंगे। कैसे? देखिए, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। ये संघर्ष कर रहे हैं, न्याय संगत वैश्वीकरण हो, सभी को एक जैसा लाभ हो, इसीलिए यह ऐसा कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा? वो दुश्मनी करेगा किससे? विश्व व्यापार संगठन से। सरकार दुश्मनी करेगी विश्व व्यापार संगठन से, तभी संभव है। मैंने आपको क्या बताया था कि छोटे उत्पादककर्ता जितने भी होते हैं उनको दोहरी मार पड़ती है, परंतु अगर मैंने बताया था अगर भारत में अवरोधक लगा दिया जाए तो छोटे उत्पादककर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी हो सकता है। और ये लाभ संभव कब हो सकता है? जब सरकार अवरोधक लगाए, तब हमारे यहाँ पर बाकी अन्य खिलौने या अन्य चीज़ें नहीं आए और बाकी हमारे यहाँ पर भारत के ही जो भी जितने भी उत्पादन हैं वो ही बेचे जाए, तो छोटे उत्पादककर्ताओं को लाभ हो सकता है। इसी प्रकार कैसे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष करेंगे, तब सरकार क्या करेगी? अवरोधक लगाएगी, उदारीकरण को हटाएगी, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी
व्यापार कर सकें और भी न जाने छोटी छोटी चीज़ों की उनको सुविधाएं दे सकते ताकि वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके और वो विश्व व्यापार तक पहुँच सके। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन की व्यापार और निवेश के संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। ये प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय सहित वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार हमारा अध्याय कक्षा 10 का यही समाप्त होता है। इसी के साथ में अर्थशास्त्र भी हमारी समाप्त होती है। 4 लेसन ही है इसमें, अच्छे से पढ़ना, साथ में ही इसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।